नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मई महीने के करंट अफेयर्स के बारे में। यह वीडियो मई महीने के करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट है और पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसे विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत भारत में किस राज्य में 100% गांव को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है? कहने का मतलब है कि 2014 से ही 2 अक्टूबर 2014 कहें या 2 अक्टूबर 2019 बोले, उसी समय से खुले से शौच मुक्त करने का एक भारत सरकार के द्वारा अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें एक रैंकिंग जारी कर दी गई थी कि कौन सा राज्य इस मामले में सबसे आगे बेहतर प्रदर्शन करता है। तो ये जो ग्रामीण चरण 2 के तहत जो एक रैंकिंग है, उसमें ये पता चला है कि इस राज्य ने 100% गांव को खुले में शौच से मुक्त कर दिया। कहने का मतलब कि इस राज्य में 100% गांव जो है ओडीए प्लस हो गया। तो आपका जो प्रश्न है, इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर हो जाता है आपका तेलंगाना। तेलंगाना के 100% गांव ओडीए प्लस हो गया। वही बात करते हैं, इस सूची में दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो इस सूची में सेकेंड रैंक धारित करता है कर्नाटका। कर्नाटका। और तीसरे नंबर पे आता है आपका तमिलनाडु। ठीक है, तो ये हो गया, ये बड़े राज्यों की बात करते हैं। बात करते हैं कि छोटे राज्यों में शीर्ष पर कौन है? तो छोटे राज्यों में शीर्ष पर है आपका गोवा। इस रिपोर्ट में यही बताया गया कि तेलंगाना में जो है 100% का ओडीओ प्लस है। कर्नाटका में आपका 99.5% ओडीओ प्लस है। बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में 97.8% गांव ओडीओ प्लस है। छोटे राज्यों में गोवा है टॉपर, इसमें क्या है 95.3% गांव आपका ओडीओ प्लस है। बात करते हैं एक महाराष्ट्र, एक ऑप्शन में एक महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में क्या है कि महाराष्ट्र में हाल ही में पुणे में MIT और वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने तेल और गैस उद्योग के लिए एशिया की पहली रिसर्च लैब लॉन्च किया। मतलब इन दोनों ने मिलकर महाराष्ट्र में तेल और गैस के लिए एशिया की पहली रिसर्च लैब लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर तेलंगाना हो गया। ओके, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि 2025 में दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 किस एरोस्पेस कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ठीक है, तो दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 जो है आपका उपर्युक्त दोनों स्पेस एक्स अमेरिका की एक कंपनी है और अमेरिका की एक और कंपनी वास्ट, इन दोनों ने फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से मिशन को लॉन्च किया जाएगा। 30 दिनों ये जो मिशन ये 30 दिनों तक अंतरिक्ष में रहेगा और इस 30 दिनों के अंतरिक्ष मिशन के दौरान 4 अंतरिक्ष यात्री हेवन 1 स्टेशन में रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर हो गया आपका स्पेस एक्स जो अमेरिका की कंपनी है और एक दूसरा है वास्ट जो अमेरिका की कंपनी है। अगला प्रश्न है आपका सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में एफएम रेडियो कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किसने किया है? तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में जो है 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 17वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीतकर कौन चीन के पहले शतरंज चैंपियन बन गए हैं? तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है डिंग लिरेन। ये चीन के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 17वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। ठीक है, तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है डिंग लिरेन। अगला प्रश्न है आपका कि टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसमें इस प्रश्न का उत्तर है आपका
डेनियल मेदवेदेव जो रूस के खिलाड़ी हैं, इन्होंने इटालियन ओपन जीता है पुरुष एकल में। बात कर लेते हैं महिला एकल की, तो इटालियन ओपन में महिला एकल का खिताब जीता आपका एलेना रिवाकिना ने, ठीक है। अभी हाल ही में एक और टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन का आयोजन हुआ था, मैड्रिड ओपन का आयोजन हुआ था, इसमें जो है पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने। कार्लोस अल्काराज ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। बात कर लेते हैं मैड्रिड ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो महिला एकल का खिताब आपका जीता है आर्यन सबलेंका। आर्यन सबलेंका जो बेलारूस की खिलाड़ी है, वही कार्लोस अल्काराज स्पेन के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न में आपके 4 प्रश्न निहित है कि इटालियन ओपन पुरुष एकल का खिताब डेनियल मेदवेदेव, महिला एकल का खिताब एलेना रिवाकिना, मैड्रिड ओपन में कार्लोस अल्काराज ने स्पेन से है वो आपका मैड्रिड ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है, वही महिला एकल का खिताब जीता है आर्यन सबलेंका ने जो बेलारूस की खिलाड़ी है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया? दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है, तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है मेघालय। मेघालय में नित्यानंद राय द्वारा दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतह करने वाले दुनिया के दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो दुनिया के दूसरे व्यक्ति बने हैं आपका, इस प्रश्न का उत्तर है पासंग दावा शेरपा। पासंग दावा शेरपा जो है नेपाल के हैं, उन्होंने 26 बार फतह किया है माउंट एवरेस्ट को, जो ये दूसरी बार किया। तो पहली बार किसने किया है, तो 26 बार फतह पहली बार किया आपका, उनका नाम है कामी रीता शेरपा। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतह किया है, और दूसरे व्यक्ति हो गए आपका पासंग दावा शेरपा, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कि मई 2023 में भारत की सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो स्काई वॉक पुल का उद्घाटन जो है आपका तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो स्काई वॉक पुल का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। हाँ, तो संक्रामक रोगों का पता लगाने के लिए इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क का नामक वैश्विक नेटवर्क को किसने लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका WHO, ठीक है। इसमें क्या है कि इस नेटवर्क का जो उद्देश्य है यह सुनिश्चित करने में मदद करना है कि संक्रामक रोग के खतरों को तेजी से पहचानना है और जिसे उन्हें फैलने से रोका जा सके, ठीक है। तो इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क नामक वैश्विक नेटवर्क को लॉन्च किया है आपका WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कि एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन से बने हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर है कि एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने स्वर्ण पदक जीता है इस चैंपियनशिप में। अगला प्रश्न आपका 2023 में जेल में बंद किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता के प्रमुख पुरस्कार सच्चाई और जवाबदेही के लिए प्रतिबद्धता जीता है, ठीक है। तो ये बात है उसके लिए कि 2023 में जेल में बंद जिन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का ये पुरस्कार जीता है उनका नाम है इलाह मोहम्मदी, लोफर हामिदी और नरगिस मोहम्मदी। ये जो तीनों ईरान की है और तीनों को इसमें जो है ये पुरस्कार मिला है। इन विजेताओं को ईरान में मानवाधिकारों के हनन और सच्चाई और जवाबदेही के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर रिपोर्टिंग में उनके काम के लिए प्रदान किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर हो गया, इन तीनों को जो है ये अवार्ड पुरस्कार मिला है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि DRDO और भारतीय नौसेना ने हवा से गिराए जाने वाले एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC-150 का पहला सफल परीक्षण कहां से किया, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका गोवा के तट पर। गोवा के तट पर क्या हुआ कि भारतीय नौसेना और DRDO ने मिलकर हवा से गिराए जाने वाले पहले एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC-150 का सफल परीक्षण किया है। तो वो किया है
केरल के तट से नहीं, गोवा के तट पर, गोवा के तट पर से एडीसी 150 का सफल परीक्षण किया गया है। बात करते हैं कि अगला प्रश्न है आपका कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल की महिला को अपनी घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, तो जिनको नियुक्त किया है उनका नाम है नीरा टंडन। नीरा टंडन को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अपनी घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्रैवल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल नामक पुस्तक किसने लिखी है। ये बहुत ही फेमस पुस्तक है, क्योंकि अभी हाल ही में इनका भारत की राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनके ऊपर एक बुक लिखा गया है, फ्रॉम ट्रैवल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो इस पुस्तक को लिखा है आपका कस्तूरी रे ने। कस्तूरी रे ने, इस पुस्तक के लेखक हैं कस्तूरी रे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है आपका लूका ब्रेसेल ने। लूका ब्रेसेल जो बेल्जियम के खिलाड़ी है, उन्होंने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। और ये जो चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का आयोजन इंग्लैंड में हुआ था और इसके विजेता है लूका ब्रेसेल जो बेल्जियम के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न आपका, अंतरराष्ट्रीय मास्टर का खिताब हासिल करने वाली भारत की 11वीं महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय मास्टर का खिताब हासिल करने वाली भारत की 11वीं महिला खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये बने हैं, उनका नाम है वंतिका अग्रवाल। वंतिका अग्रवाल जो है भारत की 11वीं महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है। अगला प्रश्न है आपका कि 35वां इंडो थाई समन्वित पेट्रोल कॉर्पोरेट अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ। तो 35वां इंडो थाई समन्वित पेट्रोल कॉर्पोरेट अभ्यास जो है, ये आयोजित हुआ है आपका भारत और थाईलैंड के बीच। 35वां इंडो थाई समन्वित पेट्रोल कॉर्पोरेट अभ्यास जो है भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, फीवा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन फीबा पुरुष विश्व बास्केटबॉल विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये जो है फीबा पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप 2027 की मेजबानी करेगा आपका अपना प्यारा भारत, जो इस आयोजन का 20वां संस्करण होगा। ठीक है, तो इस आयोजन के 20वें संस्करण मतलब विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा, तो वो भारत करेगा। बात कर लेते हैं इसके 19वें संस्करण की, तो इसका 19वां संस्करण जो 2023 में का है, वो उसका आयोजन हुआ है इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस। 19वें संस्करण 2023 का आयोजन जो है इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस में। वहीं 20वें संस्करण की बात करते हैं तो इसका आयोजन 2027 में भारत में होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है। ठीक है, तो ये जो एक नौसैनिक अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका भारत और सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब, इसका जो आयोजन है, इसका आयोजन आपका 23 से 25 मई के बीच आयोजित हुआ था। नौसैनिक अभ्यास का ये दूसरा संस्करण है। और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस तर्कस और आईएनएस सुभद्रा, ये दो जहाज जो है इसमें हिस्सा ले चुका है। ठीक है, एक और नौसैनिक अभ्यास है जो आपका काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, वो ये तो हो गया आपका अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ, तो वो हो गया भारत सऊदी अरब। ठीक है, आयोजन इसका 23 से 25 मई के बीच हुआ था। हाँ,
और ये इसका जो आयोजन है वो कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था पोर्ट अल जुबैल में। ठीक है, बात कर लेते हैं एक और ऑप्शन में, एक और है आपका नाम अमेरिका और बांग्लादेश। तो अमेरिका और बांग्लादेश का भी एक ये आपका एक नौसैनिक अभ्यास है जो मई 2023 में काफी चर्चा में रहा था। वो जो इसका आयोजन है, इसका आयोजन चट्टोग्राम में हुआ था। चट्टोग्राम में हुआ था अमेरिका और बांग्लादेश के बीच नौसैनिक अभ्यास, और इसका नाम था टाइगर शार्क 40। टाइगर शार्क 40 संयुक्त बांग्लादेश अमेरिकी नौसेना ड्रिल अभ्यास चट्टोग्राम के बीएसएनएल निर्विक में हुआ है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाना और तकनीकी और प्रक्रियात्मक ज्ञान के पारस्परिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपका जो है 2 प्रश्न आपका हल होता है। एक अल मोहम्मद अल हिंदी नौसैनिक अभ्यास जो भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है, वही अमेरिका और बांग्लादेश के बीच टाइगर शार्क 40 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन हुआ है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो बात कर लेते हैं। माफ कीजिएगा, यहाँ लिखने में टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे होगा आपका किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यहाँ पे एक 2 देश है, एक फिजी और एक पापुआ न्यू गिनी। इन दोनों ने जो है भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को अपने राष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो बात करते हैं दोनों के बारे में। तो नरेंद्र मोदी जी को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। ठीक है, और फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री जो फिजी के पीएम हैं, जिनका नाम है सित्विनी। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि इस देश के राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। तो फिजी के जो पीएम है सित्विनी राबीकुना, उन्होंने जो दिया है अवार्ड उसका नाम है द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ये फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ये मिला है किनको? नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, वहीं भारत के प्रधानमंत्री को पापुआ न्यू गिनी की तरफ से भी एक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। ठीक है, उसका नाम है, जो पापुआ न्यू गिनी में मिला है उसका नाम है ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो। ये मिला है पापुआ न्यू गिनी की तरफ से। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री को हाल ही में 2 देशों की तरफ से मिला है, फिजी की तरफ से द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, वहीं पापुआ न्यू गिनी की तरफ से मिला है द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो। ठीक है, ये जो पुरस्कार, ये सभी पुरस्कार हैं, जो ये दुर्लभ पुरस्कार चीफ शीर्ष धारकों को एक चुनिंदा समूह तक सीमित जो रहता है वो मिलता है। इस अवार्ड को पहले भी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को मिल चुका है। पापुआ न्यू गिनी ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों की एकता को बढ़ावा देने और वैश्विक दक्षिण के कारण का नेतृत्व करने की दिशा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मोदी जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंट्री जिन्होंने मतलब इससे पहले भी आपका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने राष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित भी किया है, जिसमें एक फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन जो एक देश है जिन्होंने 2018 में प्रधानमंत्री को ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके बाद 2019 में संयुक्त अरब अमीरात ने भी जो है उस अपने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ जायद से नवाजा है। तो ये सभी अवार्ड है जो प्रधानमंत्री को पहले भी अपने राष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के सम्मान के तौर पर दिया जा चुका है कई देशों के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, किस संस्थान ने भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है? ठीक है, तो इजराइल के साथ साझेदारी की है, तो इस प्रश्न का आपका उत्तर है आईआईटी मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। और इस संयुक्त पहल का जो उद्देश्य है वो भारत में जल संसाधन प्रबंधन है और जल प्रौद्योगिकियों में चुनौतियों का समाधान करना है। केंद्र के लिए इसका मतलब यह है कि दोनों देशों के प्रतिनिधि इस पर हस्ताक्षर
करेंगे, जो भारत के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में इस सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। तो भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ जो साझेदारी हुई है वो किया है IIT मद्रास ने। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारत ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना पर महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किया। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड मई में 2-3 घटनाएं हुई हैं। तो भारत ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना पर के समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत होते संबंधों को उजागर करने के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में दोनों देशों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना पर महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। सिडनी में भारतीय पीएम और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी एल्बनीज, इट मींस ये कब कह सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया का पीएम है अभी कौन है, उनका नाम है एंथनी एल्बनीज। ठीक है, इन दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक के बाद एक समझौता हुआ जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन की बात आती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इससे संबंधित एक समाचार और है कि ब्रिस्बेन में एक नया वाणिज्य दूतावास जो है भारत के द्वारा खोला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी में सामुदायिक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान यह बताया कि ब्रिस्बेन में एक नया वाणिज्य दूतावास का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि भारत जो है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में एक नया वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा जिसका उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों की लंबे से समय से चली आ रही मांग को पूरा करना है। ठीक है, सिडनी के कुडोस बैंक एरिना में खचाखच भरे स्टेडियम में नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान एक घोषणा की गई जिसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ ऑस्ट्रेलिया भर में 21,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों के साथ जुड़ना बेहद खुशी की बात है। उन्होंने जो है लिटिल इंडिया सिडनी का एक उपनगर है के अनावरण में उसका समर्थन करने के लिए अपने ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। ऑस्ट्रेलिया में चूंकि सिडनी में एक पार्क का है या एक उपनगर का है, उसका जो है नाम बदलकर जो है सिडनी का एक उपनगर है, उसका नाम बदलकर कर दिया गया है लिटिल इंडिया। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच MOU पे हस्ताक्षर हुआ। ऑस्ट्रेलिया भारत से संबंधित एक और टॉपिक है जो काफी ज्यादा चर्चा में रहता है, वो ये कि क्वाड, हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। ठीक है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, जापान में। और इसमें क्वाड में कौन कौन से देश हैं, वो है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये 4 देशों का समूह है और इसका शिखर सम्मेलन हाल ही में जापान में हुआ था। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित एक खबर ये हो गया। एक खबर और है हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन को लेके कि भारत का एक राज्य है। ठीक है, भारत का एक राज्य है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश जो घोषणा किया है क्या कि हम ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में एक ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करने की घोषणा की है जिसका उद्देश्य जो है हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में इसे स्थापित करना है। और इसमें सुगम्य राज्य में प्रचुर मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन भी उपलब्ध है जहां पर पर्याप्त मात्रा में धूप, पानी और हवा इसे मिलता है जो इसे हरित हाइड्रोजन पैदा करने के लिए एक आदर्श स्थान मानते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स हो गया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रेलिया में विजिट था, वहीं पर एक संबोधन के दौरान सिडनी के एक उपनगर का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से संबंधित एक खबर यह भी है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है वो हाल ही में जापान में हुआ था और क्वाड में 4 देश शामिल हैं। कौन कौन, तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। रही बात ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, तो भारत का एक राज्य हिमाचल प्रदेश, उसने जो है वहां की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी आपका तैयार करने की घोषणा की है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव भारत के किस शहर में आयोजित होगा। ठीक है, तो ये पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव भारत के किस शहर में आयोजित होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका अभिष्ट उत्तर कोलकाता। कोलकाता में जो है पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल जो
शहरी बस्तियों पर जलवायु परिवर्तन के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के बारे में दर्शकों को प्रबुद्ध करने के लिए फिल्म के शक्तिशाली माध्यम को नियोजित करने की इच्छा रखता है। और इसका जो आयोजन है वो 3 से 5 जून तक न्यू टाउन कोलकाता में आयोजित होना है। ठीक है। जलवायु लचीला शहरों के निर्माण के बारे में बातचीत शुरू करने और जनता से इनपुट आमंत्रित करने के लिए फिल्म निर्माताओं ने के साथ प्रश्नोत्तर सूत्रों के साथ 12 देशों की 16 फिल्मों को प्रदर्शित किया जाना है यहाँ पर। इसके अलावा नागरिकों को U20 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर LIFE मिशन के माध्यम से प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुरूप पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो आपका अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कोलकाता में 3 से 5 जून के बीच आयोजित किया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान को शुरू किया है। ठीक है। तो किस अभियान को शुरू किया है, तो इसका जो है इस अभियान का नाम है समर्थ अभियान के तहत सरकार जो है पूरे भारत में 50,000 ग्राम पंचायत में डिजिटल लेन देन, डिजिटल ट्रांजैक्शन को अपनाने को बढ़ावा देना चाहती है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आजादी का अमृत महोत्सव के दृष्टिकोण के साथ रेखांकित है, जो भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरा होने का जश्न मना रहा है। यह जो अभियान है, यह अभियान 1 फरवरी 2023 को शुरू हुआ और यह 15 अगस्त 2023 तक यह जारी रहेगा, मतलब इस तारीख तक ये खत्म हो जाएगा। तो डिजिटल ग्रामीण पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा समर्थ अभियान चालू किया गया है, जिसमें 50,000 ग्राम पंचायतों को डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। इस अभियान की शुरुआत 1 फरवरी 2023 से शुरू हुई है और यह 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका कि भारत सरकार ने किस संस्था के साथ आंध्र प्रदेश में औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मई मंथ के करंट अफेयर्स के लिए कि आंध्र प्रदेश में औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया भारत सरकार ने। तो भारत सरकार ने किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के साथ किया है? ADB। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने 23 मई 2023 को आंध्र प्रदेश में औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए 141.12 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। और वित्त मंत्रालय ने एक बयान में यह भी कहा है कि इस राशि का उपयोग राज्य में 3 औद्योगिक संकुलों में, तो औद्योगिक संकुलों में क्या क्या आ गया आपका? सड़क, फिर हो गया आपका जल आपूर्ति तंत्र, और तीसरा हो गया बिजली नेटवर्क। इन तीनों नेटवर्क के निर्माण में किया जाना है इस राशि का उपयोग। यह समझौता आंध्र प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाली आंतरिक बुनियादी सुविधाओं के विकास को समर्थन देने के लिए किया गया है। और यह जो लोन है ADB द्वारा वर्ष 2016 में ही इसको मंजूर कर दिया गया था। तो 2016 में ही यह ऋण जो है मंजूर किया गया था, जैसे अब इम्प्लीमेंट किया गया है, मंजूर किया गया था। तो जो 2016 में जो मंजूर किया गया था उसमें मंजूर किया गया था $500 मिलियन। ये उसी का पार्ट है और उसी पार्ट के तहत एक किस्त इसको दिया गया। ठीक है। तो ये जो ऋण समझौता है वो किया है भारत सरकार ने ADB के साथ। बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश से संबंधित एक और खबर है कि आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश में 2023 में मेगा योग महोत्सव आंध्र प्रदेश में 2023 में मेगा योग महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये आंध्र प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स में आता है।
अगला प्रश्न है आपका कि किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है। ठीक है, तो किस शटलर ने मलेशिया मास्टर्स का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका एच.एस. प्रणय। भारतीय शटलर एच.एस. प्रणय ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीतकर अपना BWUF वर्ल्ड टूर टाइटल अपने नाम कर लिया है। ठीक है, इसमें जो है ये जो इसमें मलेशिया मास्टर है, तो इसमें बात कर लेते हैं महिला एकल की। तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जीता है अकाने यामागुची ने। ठीक है, तो मलेशिया मास्टर्स का खिताब पुरुष एकल में एच.एस. प्रणय ने जीता है और महिला एकल में अकाने यामागुची ने जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में 2020-21 के कोविड वर्ष के लिए नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो 2020-21 का कोविड वर्ष के लिए जो नीति आयोग ने एक वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है, तो इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका केरल। ठीक है, तो कोविड वर्ष की स्वास्थ्य सूचकांक एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें शीर्ष पर है केरल। ठीक है, इसमें क्या है कि 2020-21 के कोविड वर्ष के लिए नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों में दक्षिण राज्य केरल 1 नंबर पे, तमिलनाडु 2 नंबर पे और तेलंगाना तीसरे नंबर पे है। वही हम बात कर लेते हैं छोटे राज्यों में। तो छोटे राज्यों में त्रिपुरा जो है 1 नंबर पे है, जबकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे नीचे है और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, नीति आयोग के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और विश्व बैंक के सहयोग से 2017 में वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक शुरू किया गया था। तो ये जो है, ये जो स्वास्थ्य सूचकांक है वो चालू किया गया था किससे, किसके बीच? तो नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 2017 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर हो गया केरल, मतलब पहले स्थान पे है, दूसरा स्थान पे तमिलनाडु और तीसरे स्थान पे तेलंगाना है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में बोला तिनुबू ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पद की शपथ ली है? ठीक है, तो बोला तिनुबू जो है वो ये राष्ट्रपति बने हैं नाइजीरिया के। ठीक है, नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं बोला तिनुबू। वही बात करते हैं एक और चुनाव हुआ था तुर्की के जो राष्ट्रपति है वो भी उनको राष्ट्रपति पद बने हैं रेसेप तैयब एर्दोगन। तो नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं बोला तिनुबू और तुर्की के नए राष्ट्रपति बने हैं रेसेप तैयब एर्दोगन। ठीक है, तो ये मई मंथ के करंट अफेयर्स का जो जितने भी करंट अफेयर्स हैं उस मैंने बताया था कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। ये इस मई मंथ के करंट अफेयर्स का दूसरा वीडियो है। ठीक है, इसमें हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको इस वीडियो में शामिल करने की कोशिश की है। आप हमें ये बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जो इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया वो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में टाइप करें और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए ताकि हमें लगे कि हमारा ये जो प्रयास है वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।